नमस्कार, डीवी लाइव के शो मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, जब मीडिया अपने उसूलों से भटक जाए, किसी ख़ास एजेंडे पर काम करने लगे और सच के बजाय झूठ फैलाने लगे, फेक न्यूज़ फैलाने लगे या खबरों को तोड़ने मरोड़ने लगे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस पर नज़र रखी जाए, उसकी निगरानी की जाए और जब भी कोई गलती नज़र आए तो उसको उजागर किया जाए, लोगों को बताया जाए। मीडिया वॉच में हम यही करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का मीडिया वॉच। तो मित्रों, आज के मीडिया वॉच में हमने इस हफ्ते की 3 बड़ी घटनाओं को लिया है। 3 बड़े महत्वपूर्ण विषय चुने हैं। पहला विषय है कि कैसे मीडिया घटनाओं के कवरेज में सेलेक्टिव हो जाता है। दूसरे विषय में हम देखेंगे कि कैसे घटनाओं में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती है और उस पूरे घटनाक्रम को एक नया अंदाज़ देने की कोशिश की जाती है, एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की जाती है। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण घटना या विषय कह लें, वो ये होगा कि उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर किस तरह से पत्रकारों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, उन्हें जेल के अंदर ठेलने की कोशिशें हो रही हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस सेलेक्टिव होने वाली जो प्रवृत्ति है हमारे मीडिया में, जो हम बहुत तेज़ी से डेवलप होते हुए देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में। ठीक है कि मीडिया के अपने पूर्वाग्रह रहे हैं, दुराग्रह रहे हैं और उन पूर्वाग्रहों दुराग्रहों से वो मीडिया को अपने हिसाब से कवरेज को करता रहा है। लेकिन पहले ये जो आग्रह दुराग्रह थे वो कम थे। अब तो ऐसा लगता है कि पूरा डोमिनेट कर रहे हैं पूरे कवरेज को। हर कवरेज में आपको दिखेगा कि एक ख़ास तरह से एक पूरा मीडिया का पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है एक ख़ास समुदाय विशेष के प्रति, और हर खबर को उस ढंग से उसको मोड़ा जाता है कि वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो दोषी हैं, वो उपद्रवकारी हैं, वो हिंसक हैं, वो अंधविश्वासी हैं और एक देशद्रोही भी हैं। तो इस तरह से एक इमेज पेंट की जाती है और इसके लिए क्या किया जाता है, घटनाओं का सिलेक्टिवली चुनाव किया जाता है। अब जैसे लीजिए कि मुरादाबाद में एक मोहल्ले में कुछ लोगों ने, एक समुदाय के मुसलमानों ने डॉक्टरों पर हमला किया। बहुत गलत किया, इसकी हर तरफ निंदा होनी चाहिए और जिन्होंने ये कुकर्म किया उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन इसके पहले इंदौर में भी इसी तरह की घटना हुई थी। लेकिन ये देखिए कि इसके अलावा डॉक्टरों के साथ मारपीट या सरकारी अफसरों के साथ मारपीट या पुलिस के साथ मारपीट की आधा दर्जन से ज़्यादा वारदातें देश भर में और हुई हैं। उन घटनाओं में मुस्लिम शामिल नहीं थे, लेकिन उन घटनाओं को इस तरह से हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं दिया गया। उसमें हिंदुओं की बात नहीं की गई कि हिंदुओं ने ऐसे किया, जबकि यहाँ पर जमातियों, मुसलमानों, कट्टरपंथियों, जाहिलों, इस तरह के विशेषण इस्तेमाल किए गए। एक ख़ास तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो पहला तो ये कि घटनाओं के चयन में बहुत सिलेक्टिव हो जाता है कि किनको कितना कवरेज देना है। जहाँ मुसलमान घेरे में आ रहे हैं उनको ज़्यादा कवरेज दो, उन पर ज़्यादा धुनाई करो उनकी, और जहाँ हिंदू गड़बड़ कर रहे हैं उनको इग्नोर करते चलो। तो इस तरह से एक ख़ास तरह का नैरेटिव बनाया जाता है और ये नैरेटिव कोई ऐसा नहीं कि अनजाने में बन रहा है ये। और न केवल इसके पीछे मीडिया के पूर्वाग्रह दुराग्रह हैं, बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा है, एक राजनीति है जो सत्ता से जाकर जुड़ती है। सत्ता जिस तरह से समाज को बांटकर अपना वोट बैंक बनाना चाहता है, अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहता है, चुनाव में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है, उसके लिए वो इस तरह से पूरी बिसात बिछाता है जिसमें मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ है। तो मीडिया राजनीति का खेल खेल रहा है। राजनीति की ज़रूरत है कि हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन हो, सारी घटनाओं का विमर्श, सारी घटनाओं की जो व्याख्या है वो हिंदू मुसलमान की तरह की जाए। और इसमें सेलेक्टिव होना मीडिया की प्रवृत्ति बन गया है कि जो घटनाएं उसको सूट करती हैं, उसकी राजनीति को, उसके एजेंडे को, ये एजेंडा जो सत्ता ने उसे दिया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो उन घटनाओं को लेता है और जो सूट नहीं करती हैं, जो माफिक नहीं बैठती उस एजेंडे के, उनको वो दरकिनार कर देता है। इस तरह से एक पूरा व्याख्यान रच दिया जाता है, आख्यान रच दिया जाता है, नैरेटिव रच दिया जाता है
और जो लोग मीडिया का उपभोग करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडियम हो, कहीं से भी वो उनमें ये संदेश आता है कि इस देश में सारी गड़बड़ियाँ इनकी वजह से हो रही हैं। अगर ये ना होते तो ये ना होता, इन्होंने ही कोरोना फैलाया, इन्होंने ही कोरोना जिहाद कर रहे हैं। तो आप पूरे एक समुदाय को स्टिग्माइज कर रहे हैं, उनको कलंकित कर रहे हैं, उनको डिमोनाइज कर रहे हैं, उनका दानवीकरण कर रहे हैं, उनको खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ घटनाओं के आधार पर। जबकि दूसरे समुदाय अगर वही हरकत करते हैं तो आप उसको अनदेखा कर देते हैं, उन्हें उन घटनाओं को उन समुदायों से नहीं जोड़ते हैं, कुछ व्यक्तियों से जोड़ देते हैं। उनके लिए वो विशेषण इस्तेमाल नहीं होते हैं जो मुसलमानों के लिए। एक इस्लामोफोबिया है जो पहले से काम करता रहा है, लेकिन ये उससे आगे की चीज़ है। अब इस्लाम का कोई डर नहीं है, यहाँ उल्टा हो रहा है, इस्लाम को मानने वालों को डराना है, उसे धमकाना है, उसे धीरे धीरे हाशिए में धकेल देना है ताकि वो घबरा कर रहे, हमारी बात सुने, हमारे खिलाफ कभी आवाज़ ना बुलंद करे। और ये चूँकि हाल में CAA और NRC वगैरह के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है, जागृत हुआ है, जगह जगह आंदोलन किए, उससे एक ख़ास समाज की, एक ख़ास राजनीतिक दल की, एक विचारधारा की और उसके साथ जो मीडिया गठबंधन करके चल रहा है, उसको एक क्रोध और प्रतिशोध की भावना उसके अंदर पैदा हुई है, जो ऐसे मौक़ों पर खूब फूट कर निकल रही है। बल्कि इस तरह से मवाद की तरह बहते हैं कि पूरा जो मीडिया है वो बजबजाने लगता है, गंधाने लगता है। मित्रों, अभी इस कार्यक्रम के पहले खंड में हमने आपके साथ चर्चा की कि कैसे मीडिया एक राजनीतिक एजेंडा के तहत कुछ घटनाओं को अपनी पसंद के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार चुनता है और एक ख़ास समुदाय के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त होकर दोहरे मानदंडों के साथ अपना कवरेज करता है। ये जो सिलेक्टिवनेस है वो उसकी एक कड़ी है। अब हम इसके दूसरे हिस्से पर जा रहे हैं जिसमें इस मीडिया के चरित्र का एक दूसरा पहलू उजागर होता है और ये है, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इस्तेमाल होता है। यानी जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं एक कॉन्स्पिरेसी ढूंढी जाएगी, एक षड्यंत्र का एक पुट निकाला जाएगा और उसे परोसा जाएगा और उस षड्यंत्र को जाहिर है उस समुदाय से जोड़ दिया जाएगा जिसको हमेशा टारगेट किया जा रहा है। यानी अगर ये षड्यंत्र हुआ है तो उस ये तो पहली बात तो ये कि ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, फिर ये षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं, तो वो समुदाय के लोग हैं। उनका इरादा क्या है, देश को नुकसान पहुंचाना। ये एक तीसरा, ये पूरी एक कड़ी है, लड़ी है जो इस तरह से बनती जाती है। अब इसके लिए हम लेते हैं उदाहरण, मुंबई में जो बांद्रा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, प्रवासी मजदूर। 3 मई तक जब लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की प्रधानमंत्री ने, तो उसके बाद शाम तक ये सारे मजदूर वहाँ इकट्ठे हो गए और घर जाने की मांग करने लगे। हालांकि उनको फिर थोड़ा बहुत लाठीचार्ज के बाद लौटा दिया गया, लेकिन ये प्रश्न उसी समय कुछ पत्रकारों ने, जिनमें इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये लोग मस्जिद के पास क्यों इकट्ठे हुए। अब जो इकट्ठे होने वाले लोग थे वो सारे मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू लोग थे। मस्जिद से जोड़ दिया गया, उसको एक प्रतीक ढूंढ दिया गया जो मुसलमानों से जुड़ता है, एक धर्म से जुड़ता है, और उसकी आड़ में ये सांप्रदायिकता का खेल खेला जाने लगा। अब ये संयोग की बात थी कि जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ एक मस्जिद थी। वो मस्जिद के पास इकट्ठे नहीं हुए थे, वो घर जाने के लिए इकट्ठे हुए थे और इसलिए इकट्ठे हुए थे कि एक अफवाह फैली थी कि रिजर्वेशन हो रहे हैं और ट्रेन जाएगी, तो रिजर्वेशन करवाने के लिए लोग इकट्ठे होने लगे थे। एक चैनल ने ये खबर फैलाई थी, लेकिन इसे कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया क्योंकि ये जो मीडिया में बैठे लोग मठाधीश हैं वो सत्ता की चाकरी कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ कोई बात न जाए, इसका पूरा ध्यान उनको रखना होता है। मोदी जी ने देश से आह्वान किया है और उसी दिन मजदूर उनके आह्वान के खिलाफ इस तरह से इकट्ठे हो जाएं तो ये उन्हें बर्दाश्त के बाहर लगता है। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि उन्होंने इसे कॉन्स्पिरेसी से जोड़ दिया कि ये ज़रूर कोई षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ये लोग आए हैं ताकि मोदी जी की बदनामी हो, मोदी जी को के बारे में ये फैले कि उनका लॉकडाउन फेल हो गया है, मजदूर विद्रोह पर उतारू हैं।
तो उन्होंने इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जोड़ दी, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया और मुसलमानों की बदनामी शुरू कर दी। अब देखिए इसमें कंट्रास्ट, इसमें सेलेक्टिवनेस की भी बात आ जाती है कि इसी तरह से मज़दूर सूरत में निकले, और बल्कि सूरत में निकले ही नहीं, उन्होंने कुछ हिंसा भी की, उपद्रव भी किया। अहमदाबाद में भी हुआ और सूरत में तो एक बार फिर हुआ, 2 बार हुआ। वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि ये किसी षड्यंत्र के तहत हुआ होगा, क्योंकि वहाँ राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। केंद्र में जो 2 बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो गुजरात से हैं, तो उनके प्रदेश में ये कॉन्स्पिरेसी कर कौन सकता है। और फिर वो सारे जो लोग निकले वो तो सारे हिंदू थे, यूपी, बिहार, उड़ीसा वगैरह के हिंदू लोग थे, तो हिंदुओं को वो कैसे कह सकते थे षड्यंत्रकारी। और फिर वहाँ ना कोई मस्जिद दिखी, ना कोई दाढ़ी वाला, ना कोई टोपी वाला, तो वो उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने उसे साइड लाइन कर दिया। उसका कोई जिक्र नहीं किया, मीडिया से उन खबरों को गायब ही कर दिया, सारा फोकस इस पे डाल दिया और इसको जोड़ दिया मुसलमानों की कॉन्स्पिरेसी से। तो अब यह आप देखिए, ध्यान में रखिएगा हमेशा कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि मीडिया का ये चरित्र है कि वो कुछ घटनाओं को चुनता है और कुछ घटनाओं में कॉन्स्पिरेसी ढूंढकर आपको बताता है कि ये इस समुदाय विशेष ने किया है और यही लोग करवा रहे हैं, सारा जो कुछ भी हो रहा है देश में यही सब गड़बड़, ये सब करवा रहे हैं। तो उन पर, उनके सिर पर ये ठीकरा फोड़ देना है। जो सरकार की नीतियां हैं उसको बचा लेना है, सरकार का नेतृत्व है उसके लिए ढाल बनने का काम करना है, और ताकि उसकी बदनामी ना हो। बदनामी के लिए एक ग्रुप तैयार कर लिया गया है, एक समूह, एक समुदाय को निशाने पर रख लिया गया है और सारी जो भी बुराइयां आएंगी उनको उनके ऊपर ठेल दिया जाएगा। सरकार को बचाना भी है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में उसने बहुत लेट लतीफ़ी की, उसने बहुत लापरवाहियाँ की और लॉकडाउन अचानक लगा देने के बाद उसके पहले उसने तैयारी नहीं की। इसीलिए दिल्ली में जब लाखों लोग जाने लगे अपने गांव की ओर, तब भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाई गई कि ये जो है अरविंद केजरीवाल ने भड़काया है कि जाओ। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की मज़दूरों में अफवाह फैलाई कि आपके लिए बस लगी है, आप चले जाओ। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपने दिल्ली में भी देखी। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मीडिया में आपको बार बार देखने को मिलेगी, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों, आज के इस मीडिया वाच के अंतिम खंड में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते खतरों की। देखिए, अभी हमने बात की कि किस तरह से मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो घटनाओं को एक रंग देता है और कम्युनलाइज करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे संस्थान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया के, वो जब सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट छापते हैं या दिखाते हैं तो उनको टारगेट करती है सरकार, क्योंकि मीडिया के लोगों को कैसे टारगेट करेगा। तो इसमें सरकार आ जाती है और सरकार फिर उनको परेशान करने के तरह तरह तरीके आजमाती है। कभी छापे डलवाती है, कभी इनकम टैक्स की रेट डलवा देगी, कभी शेयर बाज़ार में कुछ गड़बड़ कर देगी, कभी सुप्रीम कोर्ट में किसी को घसीट लेगी, कभी सेडिशन के चार्जेस लगा देंगे। तो ये तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। अब देखिए, पिछले हफ्ते हुआ ये कि जो द वायर नाम की जो वेबसाइट है उसके जो एडिटर इन चीफ हैं सिद्धार्थ वरदराजन। द वायर बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट है, बहुत ही गंभीर कंटेंट आपको मिलेगा, सामग्री उसमें मिलेगी और सिद्धार्थ वरदराजन की भी अपनी छवि बहुत साफ़ सुथरी है। अब ये वेबसाइट है वो सरकार की आंखों में खटक रही है, तो कैसे उसको टारगेट किया जाए। एक बार अमित शाह की बेटी की खबर छापने के समय उसको टारगेट किया गया था, और अब एक नया मुद्दा जो कि वाकई में मुद्दा था ही नहीं, उसको लेकर उस पर हमला किया गया। और ये इस हमले में उत्तर प्रदेश की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ थे, तो ये उनकी तरफ से हुआ। अब मामला देखिए इतना पिद्दी सा है जिसको कितना बड़ा रूप दिया गया, क्योंकि एजेंडा ये था कि सबक सिखाना है द वायर को। हुआ यूँ कि द वायर ने एक स्टोरी छापी कि अयोध्या में कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जो लोग आते हैं उनको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि वो राम
भक्त हैं और राम भक्तों को कोरोना नहीं हो सकता। अब इस स्टेटमेंट को लेकर योगी आदित्यनाथ उन पर सवार होना चाहते थे। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली सिद्धार्थ वरदराजन ने और कहा कि ये स्टेटमेंट दरअसल योगी आदित्यनाथ का नहीं था, ये स्वामी नृत्य गोपाल परमहंस का था और उन्होंने इस भूल को सुधार भी लिया। लेकिन और ये देखिए, मीडिया में बहुत सारी इस तरह की छोटी मोटी चूक होती रहती हैं। ये देखा जाता है कि उस संस्थान की नीयत ख़राब तो नहीं है, या उसने सचमुच में जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए तो ये नहीं किया है। अगर सिद्धार्थ वरदराजन की ये नीयत होती तो वो उसमें रद्दोबदल क्यों करते, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इसे सुधारने की जानकारी भी दी। तो ये मामूली सी घटना थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पुलिस को निर्देश दिए और उस लॉकडाउन में पुलिस की पूरी एक जीप आई उनके घर पर सिद्धार्थ वरदराजन के, और उनको कहा गया कि आपको 14 अप्रैल को अयोध्या में पेश होना है। तो इस तरह से उनको हैरास करने की कोशिश की गई और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बाकायदा कहा कि ये मीडिया को धमकाने की एक कोशिश है, इंटिमिडेशन है मीडिया के लिए। तो साफ साफ योगी की इस कार्रवाई को धिक्कारा गया, इसकी भर्त्सना की गई। बल्कि देश के 3,500 जाने माने लोगों ने भी बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये मीडिया को अपना काम करने दिया जाए। अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो फिर काम कैसे होगा, जबकि ऐसे माहौल में जहां हमारा मीडिया का अधिकांश हिस्सा जो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है, तो अगर कुछ संस्थान जो थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं उनको भी नहीं काम करने दिया गया तो फिर मीडिया तो ख़त्म ही हो गया मान लीजिए। और मीडिया के ख़त्म होने का मतलब है फिर डेमोक्रेसी भी नहीं बचेगी। वैसे भी डेमोक्रेसी अब बहुत कम बची है, जिस तरह का निरंकुश शासन इस देश में चल रहा है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बार बार खतरे हो रहे हैं। हम गौरी लंकेश की हत्या से लेकर अभी तक देखें तो विभिन्न राज्यों में किस तरह से पत्रकारों को परेशान किया गया है, कितनों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे, राजद्रोह के मुकदमे लगाए गए हैं, किनको जेल भेजा गया, किन के ऊपर केस किए गए हैं, और ये एक लंबा सिलसिला है। और उत्तर प्रदेश तो कश्मीर के बाद सबसे कहना चाहिए दमनकारी स्टेट के रूप में उभर कर आया है। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को काम करने की आज़ादी नहीं है, पत्रकारों के लिए भी बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सत्ता का चरित्र क्या है। मीडिया का चरित्र हमने देखा किस तरह से बदल रहा है, क्या क्या कर रहा है, और सत्ता का चरित्र भी इसके साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता और मीडिया ने गलबहियाँ कर ली हैं। उन दोनों के मिले जुले चरित्र को समझकर ही हम अपने समय के मीडिया और सत्ता को समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का मीडिया वाच। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और DV लाइव जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।